रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं उल्टा खेल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके साथ AR सिरसियामी। तिलजला जामा मस्जिद के मुत्तसिल में मगरबी बंगाल अज़ीम इत्तेहाद का एक जलसा का इनेकाद किया गया है। यहाँ के उम्मीदवार CPM से हैं, वो भाषण दे रहे हैं। आप लोग समाज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के पहले 7 गांठ करके अपना गलत नॉमिनेशन जमा करके अपना नाम खुद खारिज करवा दिया तृणमूल कांग्रेस की नेत्री। ममता बनर्जी कह रही है उनके नुमाइंदों में गद्दार है। एक के बाद एक मिसाल सामने आ रहा है। हमने देखा एक और नेत्री को ममता बनर्जी ने जोड़ा फूल छोटा फूल का चिन्ह देके कहा कि हम आपको अपने नुमाइंदे बना रही हैं। 48 घंटा में वो कहती है कि ममता बनर्जी आप अपना छोटा फूल वापस ले लीजिए, हमें बड़ा फूल में खड़ा होना है। हम लोग संयुक्त मोर्चा से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी साहिबा, आपने तो ऐलान कर दिया कि आपके नुमाइंदों में गद्दार है। इन गद्दारों का नाम आपको मगरबी बंगाल के आवाम के सामने बोलना पड़ेगा। आप अगर उनको पहचानते हैं गद्दार है, आप अगर उन्हें गद्दार का हैसियत करार देते हैं, तो उनका नाम भी ऐलान करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उनका नाम नहीं ऐलान करते हैं तो हो सकता है मगरबी बंगाल के आवाम बदला करके उन्हें चुन ले और चुनने के बाद वो लोग बाहैसियत भारतीय जनता पार्टी में भाग जाए। आपकी जिम्मेदारी है, आपने गद्दार कहा। मिली भारत कहना RSS बोल के एक संगठन, संयुक्त मोर्चा से हम कहते हैं कि यही सबसे खतरनाक संगठन है। ये संगठन 1925 साल में पैदा हुआ और उन्होंने जो द्विजाति तत्व है उसका स्थापना की। द्विजाति तत्व का मतलब क्या है? द्विजाति तत्व का मतलब है कि ममता बनर्जी जब मगरबी बंगाल के आवाम से कहती है कि मगरबी बंगाल के तमाम मुसलमान एक हो जाओ, यही है RSS का द्विजाति तत्व। RSS ने कहा था कि हिंदुस्तान के जमीन पर 2 कौमें और 2 मुल्क बसते हैं, ये लोग कभी भी एक नहीं हो सकते और इसीलिए इन्हें अलग 2 मुल्कों में तकसीम कर देना चाहिए। अफसोस की बात है कि मुस्लिम लीग ने RSS का ये तथ्य को कबूल किया, लेकिन ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा। 15 अगस्त सन 1947 से पहले ये तय हो गया था कि मुल्क तकसीम होने वाला है और मुल्क तकसीम होने का ऐलान के बाद 15 अगस्त होते तक बीच में ईद का तारीख पड़ा। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने सवाल खड़ा हुआ कि हम अपने ईद के नमाज किस इमाम के पीछे अदा करेंगे। वो इमाम जो नमाज के बाद पाकिस्तान का होकर बोलेगा, न वो इमाम जो नमाज के बाद हिंदुस्तान का होकर बोलेगा। और सारे हिंदुस्तान में तमाम मुख्तलिफ जगहों में 2-2 ईद के जमायतें हो गए। कलकत्ता गवाही देती है कि पाकिस्तान के हिमायती जो लोग थे उन्होंने शहीद मीनार का मैदान में अपना ईद का नमाज अदा किया और जो हिंदुस्तान के हिमायती थे जो आज भी हिंदुस्तान में रहते हैं उनका तादाद पाकिस्तान के जमायती से कहीं ज्यादा था। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद के इमामत में रेड रोड में अपना ईद का नमाज अदा किया और तारीख गवाही देती है कि हिंदुस्तान का जो हिमायती थे उन्होंने कभी जो पाकिस्तान के हिमायती थे उनसे एक मत नहीं रहा। उस वक्त भी मुसलमानों में 2 राय थे और आज जो ममता बनर्जी कह रही है कि मुसलमानों एक राय का हो जाओ, ये RSS की साजिश है। ये RSS हमेशा कहा है कि मुसलमानों को ये बात अगर कही जाएगी तो इसका विपरीत, इसका उल्टा बात कितना खतरनाक हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, कितना खतरनाक होता है हो सकता हमारे मुल्क के लिए, कितना खतरनाक हो सकता हमारे सेकुलरिज्म के लिए, ये हम जानते हैं। इसीलिए
ममता बनर्जी से जब पिछले महीना इंडिया टुडे का एंकर पूछता है कि आप आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कैसे लड़ेंगी, जवाब में ममता बनर्जी कहती है कि आरएसएस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ेंगे। और इसीलिए 2009 में तृणमूल कांग्रेस ने आरएसएस के सदस्य को अपना कैंडिडेट बनाया था। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने आरएसएस का सदस्य को अपना कैंडिडेट बनाया था। 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने आरएसएस का सदस्य को अपने चुनावी दौड़ में उतारा था, 2016 में उतारा था, 2019 में उतारा था, और आज भी 2021 साल में आप जाकर के जादवपुर केंद्र में तृणमूल कांग्रेस का नुमाइंदा का पर्चा पढ़िएगा तो देखिएगा उस पर्चा में लिखा हुआ है कि जादवपुर का तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट आरएसएस का सदस्य है। ये आरएसएस का तृणमूल कांग्रेस का हमेशा एक मिली भगत और साथ गांठ रहा है। सवाल पैदा है कि अगर मगरबी बंगाल का मुस्तकबिल को हमें महफूज रखना है, हिंदुस्तान का संविधान को अपने दिल के करीब हमें समेट के रखना है, तो समाज में जोड़ने का जो आंदोलन है वो आंदोलन बुनियादी सवाल के ऊपर खड़ी होनी चाहिए। बेकार को नौकरी, बच्चों को शिक्षा, बीमार को स्वास्थ्य, महिला को जो सम्मान है, इसके ऊपर खड़ा होकर के नई सरकार बनाने की आप लोग कोशिश करें। ये इंतजार गुजारिश आपके सामने रखते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। अभी आपके सामने महिला नेत्री सीता देव नंदी अपनी बातें रखेंगे। सीता देव সভাপতি এবং মঞ্চে উপস্থিত আমাদের বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী এবং আমাদের সকলের প্রিয় একদম সকলের কাছে পরিচিত একজন গরিবের ডাক্তার হিসেবে সেই ফুয়াদ হালিমকে আপনারা আছেন এবং উপস্থিত শ্রদ্ধা সুধীবৃন্দ সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি দু একটা কথা রাখি। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন যে আমরা সংযুক্ত মোর্চা আমরা সকলকে নিয়ে অর্থাৎ কিনা আমাদের যে দুই শক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা বিগত দিনে কাজ করেনি তাদের বিরুদ্ধে আমরা মোর্চা গঠন করেছি। তাই বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ফুয়াদ হালিম আর আমাদের এরা বিধানসভা কেন্দ্রের আমাদের সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী প্রফেসর ডক্টর ইকবাল আলমকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে দু একটা কথা বলি। কারণ আমরা জানি যে আমাদের দেশের রাজ্যের কি পরিস্থিতি, বিশেষ করে আমাদের নারীর নিরাপত্তা নেই। আজকেও জনশক্তি দেখছিলাম, তখন অবাক লাগে যে ওই বিজেপি রাজ্য উত্তরপ্রদেশে এক অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড বানিয়েছে। অবাক লাগে, তারা কিন্তু কোনো পুলিশের লোক নয়, পুলিশের পোশাকধারী, কোথাও পার্কে, বিনোদন, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শপিং মল, যেখানে মানুষ ভালোবাসবে তাকে, তাও কি ওই যোগী আদিত্যনাথ ঠিক করে দেবে? আমরা মানুষের কোনো স্বাধীনতা থাকবে না? আমরা দেখলাম কিভাবে ছবি দেখলে না শিওরাম জাগে, ছেলেটিকে কান ধরে উদ্বোস করাচ্ছে আর মেয়েটাকে কটু কথা বলছে। এ কোন ভারতবর্ষ? আর সেই বিজেপি আজকে সারাদিন ভারতবর্ষ কোথায় দেশটাকে দেখবে, কিভাবে চাল দেবে, রেশনগুলোতে চলবে, কিভাবে আপনার অবস্থা চিন্তা করবে না, সব পড়ে আছে বাংলা। অথচ নির্বাচন হচ্ছে শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষে 4টি রাজ্য হচ্ছে, কিন্তু যেন তাদের পাখির চোখ হয়ে গেছে বাংলায়, যেন মানে হোটেল ভাড়া করে তারা বসে আছে। একদিকে ভোট নির্বাচন হচ্ছে, আরেকদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা আমরা কোনোদিন আগে দেখিনি। বলে না 34 বছরের বামফ্রন্টে কি দেখেছেন, কিন্তু আমরা এরকম দেখিনি যে নির্বাচন একদিকে চলছে আরেকদিকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড, এগুলি সব
বিজেপি পরিচালিত রাজ্যে। তাই এই নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো যে আমাদের সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করবে। আর ওই ছোট ফুল বড় ফুল নয়, আমরা দেখেছি আজকেও যিনি ছোট ফুলে দাঁড়িয়ে আছেন, যিনি আপনার কাছে আসছে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে, জেতার পর থাকবে কিনা সন্দেহ। সব আগে একদল লাভ দিয়েছে, আরেক দল পা বাড়িয়ে আছে। ইভেন আপনার এখানকার প্রার্থীও পা বাড়িয়ে রয়েছে। তাকে কি দেবেন না ভাববেন আপনার ওই একটা মূল্যবান ভোট আপনি কাকে দেবেন। তাই আপনাদের কাছে বিনীত আবেদন, আসুন বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ফুয়াদ আলিমকে কাছে হাতুড়ি তারায়, আর আমার এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রফেসর ডক্টর ইকবাল আলমকে খাম চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন। আমাদের ইস্তাহার বামফ্রন্টের ইস্তাহারে আছে যে বিদ্যুতের কিভাবে আমরা বলে সবসময় বলে তার একটাই কথা, 34 বছরে কি করেছি, কিন্তু এইরকম কোনোদিন বিদ্যুতের ইউনিট লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়েনি। তাই আমরা বামফ্রন্টে ইশতেহারে ঘোষণা করেছি যে জিতলে পর আমরা সংযুক্ত মোর্চা থেকে আমাদের প্রথম ইশতেহারে আছে যে 200 ইউনিট বিদ্যুৎ ফ্রি দেওয়া হবে, মানে কোনো পয়সা লাগবে না। তারপরে আপনার বাড়তি যে ইউনিট উঠবে সেই পয়সা আপনাকে জমা দিতে হবে, কিন্তু 200 ইউনিট অব্দি বিদ্যুৎ ফ্রি। আপনারা দেখেছেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কি অবস্থা, অবাক লাগে। কোনো এসএসসি নেই। আমরা জানি যে এসএসসিতে আগে আমাদের বিগত বামফ্রন্ট সরকার কিছু না করুক, প্রতি বছর ওই এসএসসি মাধ্যমে, এসএসসির মাধ্যমে বিশেষ করে প্রতি বছর প্রায় 20,000 শিক্ষক নিয়োগ হতো। আর আজকে যান যে কোনো স্কুলে গেলে দেখবেন পদ শূন্য পড়ে রয়েছে, কোনো নিয়ম নেই। ভাবতে পারেন যে শিক্ষকরা রাস্তায় বসে 26 দিন, ইভেন কি তারা একটা তিরপল টাঙিয়েছিল, সে তিরপলও তুলে দিয়েছে। 26 দিন শুধু আশ্বাস, তাদের বুকে আশ্বাস, কাজে কিছু নেই। তাই আপনার ঘরের ছেলে যাতে বিদেশে বাইরে যেতে না হয়, সব একটা কোনো ঘর দেখাবেন না যে ঘরের ছেলে মেয়েরা পাশ করে চাকরি পেয়েছে, কিন্তু বিগত দিনে 9 মাস 7 মাসের মধ্যে পরীক্ষা শেষে তার লিস্টে নাম, তারপরে তার নিয়ম। এই ছিল বিগত বাংলা। তাই আপনাদের কাছে শিক্ষা বেকারত্বের জ্বালায় ছেলেমেয়েরা ভুগছে। আজ এই বেকারের কাজ দেবে কে? এরা কোনোদিন না। আমরা দেখেছি কি তাহলে কেন শূন্য পদ পড়ে আছে? এই সেদিনও যুবকরা মারছিল 9 ফেব্রুয়ারি, 11 ফেব্রুয়ারি দেখলাম কেন? কাজের দাবিতে মহিদুল ইসলাম মিত্রা মারা গেল, সে বুকে হাত দিয়ে যন্ত্রণায় কাঁদছে। তাহলে সেই মহিদুল ইসলাম মিত্রা কেন? সে তার নিজের কাজের দাবিতে, অল্প বয়সী ছেলে, তার আগামী দিনের ভবিষ্যৎ যাতে কাজ পায় সেই অবস্থা তৈরির দাবিতে সে তারা মানে রাস্তায়, আর তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, শহীদের মৃত্যু। তাই বেকারের কাজ, আপনার ওই শিক্ষা, এসএসসি, টেট, ডাব্লিউবিসি সব পরীক্ষা নিয়মিত হওয়া এবং নিয়ম হওয়া, সাথে আমরা চাই আমাদের নারীর নিরাপত্তার প্রশ্নে আজকে আমরা চিন্তিত। তাই সেই জন্য আমাদের বামফ্রন্টের ইশতেহার আমরা কার্যকরী করতে চাই। তাই আপনাদেরকে সেই কাজে সহযোগিতা করতে হবে। এই জন্য বিনীতভাবে আবেদন রেখে আবারও বলি, বিধানসভা কেন্দ্রে ডক্টর ইকবাল আলমকে খামচিহ্ন, আর বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী আমাদের গরিবের ডাক্তার, আমাদের প্রিয় ডাক্তার ফুয়াদ আলিমকে কাছে হাতুড়ি তারা চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করবে। এটা আমার এই এলাকার ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য আপনারা রক্ষা করবেন এই আশা রেখে, ভরসা রেখে সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ। धन्यवाद। अभी तकरीर करेंगे डीवाईएफआई नेता कॉमरेड हमीदुल हक। जनाब सदर,
और मंच पे बैठे हुए हमारे डॉक्टर सलीम जो बालीगंज हल्के के उम्मीदवार हैं, और भी हमारे बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं। पिछले कुछ देर से आपके नुक्कड़ पे एक जलसा हो, आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जलसा किस लिए और क्यों हो रहा है, लेकिन अंदाजा इस बात का नहीं लग पा रहा है 4 चरण के चुनाव होने के बाद कि मगरबी बंगाल में चुनाव जो है से 2 सरकारें किस मुद्दे पे लड़ रही है। हमारे देश की सरकार हो चाहे इस रियासत की सरकार हो, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है ये किसी को पता नहीं है। मुद्दा घर घर तक पहुंचाया जा रहा है चुनाव के लिए। कौन हिंदुओं की हिफाजत करेगा और कौन मुसलमानों की हिफाजत करेगा, कौन मंदिर बनाएगा, कौन मस्जिद बनाएगा। पहली बार मगरबी बंगाल में चुनाव जो है से मुद्दे से भटककर हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल आप लोगों ने जैसे संयुक्त मोर्चा जो कांग्रेस के पदाधिकारी उम्मीदवार हो चाहे लेफ्ट के उम्मीदवार हो, पिछले 10 साल आप लोगों ने ऐसे लोगों को वोट दिया था। इसलिए घर घर टीएमसी के लोग जाकर करके बोल रहे हैं कि अगर संयुक्त मोर्चा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, लेफ्ट के लोगों को, आईएसएफ के लोगों को वोट दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। कौन बोल रहे हैं? ये जो ऐसे तृणमूल कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। अच्छा, 34 साल इसी मगरबी बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी। हर मोहल्ले से, हर बस्ती से, कलकत्ता शहर हो चाहे हमारे मगरबी बंगाल का गांव हो, ग्राम हो, जब 34 साल आप लोग लेफ्ट को वोट कर रहे थे, तब मगरबी बंगाल में एक भी कमल का फूल जो है, चाहे वो आरएसएस का झंडा हो, बीजेपी का झंडा हो, वो कहीं जैसे हमारे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में, कलकत्ता शहर में, गांव ग्राम में कहीं एक झंडा दिखाई नहीं दे रहा था जब 34 साल बाएं वहां के लोग को आप वोट कर रहे थे। और जिस दिन से तृणमूल कांग्रेस को मगरबी बंगाल में वोट कर रहे, एक के बाद एक जैसे पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, एक के बाद एक जैसे भारतीय जनता पार्टी जीतते चली जा रही है। और हमारे और आपके दिलो दिमाग में बैठाया जा रहा है कि अगर आप जैसे संयुक्त मोर्चा के लोगों को वोट दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। एक तरफ हिंदू भाई बहनों के हमदर्द भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे तरफ जैसे हमारे इस मगरबी बंगाल में अपने आप को सेकुलर जमात की सबसे बड़ी लीडर और खास करके हम मुसलमानों की रहनुमा पिछले 10 साल से जैसे हमारे रहनुमा, हमारे मस्जिद के इमाम नहीं, हमारे रहनुमा आप लोगों ने, हम लोगों ने चुन लिया है इस मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी को। और जब से रहनुमा चुना है, एक के बाद एक जैसे हमारे मगरबी बंगाल में दंगा फसाद होते रहा, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा हो रहे। पिछले 3-4 सालों में 34 दंगा हुआ, भाटपाड़ा हो, काकीनाडा हो, जगदल हो, हाजीनगर हो, चाहे वो फूलागढ़ हो, चाहे वो कमल जैसे आपका आसनसोल हो, हर जगह जैसे दंगा हुआ। इस 34 दंगा के एक भी दंगाबाज नहीं पकड़ेंगे। और हमें और आपको बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आपको बचाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से बचाएंगे, ये जैसे कुछ मुसलमानों के मोहल्ले में चल रहा है। ये जैसे पिछले 10 साल पहले वादा की थी कि जैसे हम अक़लियत के लिए काम करना चाहते हैं, अक़लियत के लिए काम करना चाहते हैं, और उन्होंने जैसे 1-2 साल जाते जाते क्या बोल दिया कि अक़लियत के लिए हमने 90% काम कर दिया। तो 10 साल हो गया, अक़लियत का लगभग जैसे उन्होंने काम कर दिया। हम पूछना चाहते हैं कि इस मगरबी बंगाल में अक़लियत के नाम पर लोग खेला किया, आपके इसी मोहल्ले, इसी अंचल का एक बच्चा रिजवानुर रहमान, जिसका जैसे कत्लेआम किया गया, कत्लेआम करने में जैसे आपके बगल के जैसे एक एमएलए का, एक परिषद का नाम है, वो रिजवान आज के दिनों में कहाँ है, उनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनके जैसे हत्यारे जैसे टीएमसी का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जैसे उन हथियारों को बचाने वाला जैसे पुलिस ऑफिसर आज के दिनों में जैसे कलकत्ता शहरों के बाहर जैसे कमिश्नर बन के घूम रहा है। हमें और आपको रिजवान के नाम पे भड़काया गया, जैसे 5 सफेद जैसे जलाया गया। उसके बाद एक जैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर जैसे हमें और आपको कहीं पर मस्जिद के इमाम साहब को भाटा देने के नाम पर, कहीं पे पुरोहित को भाटा देने के नाम पर, आज जैसे भाटा जैसे हमारे मस्जिद के इमाम को देने की जरूरत नहीं।
आज जैसे भाता जैसे हमारे रोहित को देने की जरूरत नहीं। हम लोग बोल रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा की सरकार आएगी, ये भाता तो कल भी मिलता था, वो ईमान के नाम पर नहीं, पुरोहित के नाम पर नहीं, ओल्ड एज पेंशन के नाम पर, विडो पेंशन के नाम पर, हैंडीकैप पेंशन के नाम पर, एक क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक जो बच्चे मगरबी बंगाल में पढ़ते थे उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाता था। लेकिन आज हमें जैसे कन्याश्री, युवश्री और साइकिल बात करके हमारे बच्चों को तालीम से दूर किया जा रहा है, मदरसा में टीचर नहीं दिए। असलियत का भला करने के लिए आए थे। मैनिफेस्टो में पूछना चाहते हैं, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे कि हमारे और भी मुकर्री रहे यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन 2 सवाल आपके सामने रखेंगे। एक, भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश भर में बोल रही है कि एनआरसी करेंगे, पिछले 5 राज्यों में हमारे इस रियासत में और जैसे और विचार व्याप्तों में चुनाव हो रहा है, जहाँ पे एनआरसी का मसला था, आज आसाम के अंदर में भारतीय जनता पार्टी एनआरसी का नाम नहीं ले रही है। उनके मैनिफेस्टो में एनआरसी बोल करके नहीं है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनआरसी करना चाहती है। लेकिन जो अकलियत की जो रहनुमा बन करके बैठी है ममता बनर्जी, वो जैसे एनआरसी के बारे में अपने मैनिफेस्टो में कोई भी बात नहीं कर रही है। दूसरी तरफ यही ममता बनर्जी जो अकलियत के बारे में बात कर रही थी, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हर चुनाव में आरएसएस के लोगों को जैसे टिकट दिया गया, और आज के दिन में ममता बनर्जी खुद बोल रही है कि हमारे पार्टी में गद्दार है। आप जैसे हमें 200 से ज्यादा सीट दीजिएगा, जबकि 148 सीट जैसे मेजोरिटी साबित करने के लिए 148 सीट होता है, लेकिन ममता बनर्जी बोल रही है कि 200 से ज्यादा सीट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पार्टी में बहुत सारे उम्मीदवार जैसे जो टिकट लेकर के लड़ रहे हैं वो गद्दार है, जीत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हमें और आपको टीएमसी को वोट देने बोला जा रहा है, और टीएमसी की सुप्रीमो बोल रही है कि हमारे पार्टी में गद्दार है, इसलिए आप हमको ज्यादा वोट से जिताइएगा। गद्दार आप समझिए कौन है, नहीं है, इस मगरबी बंगाल की जनता समझेगी। लेकिन एक सवाल है, जो ममता बनर्जी अकलियत की बात कर रही थी, पिछले बार जैसे चुनाव में हमारे इस मगरबी बंगाल के अकलियत के 57 लोगों को जैसे उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन आज के दिनों में 42 लोगों को जैसे टिकट मिला। आखिर जैसे अकलियत का जैसे जो 57 आदमी था, उसमें से 15 लोगों को कम क्यों किया गया, और उस 15 लोगों को कम करके आरएसएस के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। एक दूसरे तरफ अकलियत का मसले ही जैसे उनके मैनिफेस्टो से गायब कर दिया गया है, और बोल रही है कि अकलियत का भला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से आपको बचाएंगे। चाहे आपको करना है कि आपको इस देश में एक तरफ हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी पार्टी जैसे हिंदू भाई बहनों को नुकसान पहुंचा रही है, हर दिन हमारे देश के सैकड़ों संपत्तियों को बेचने के बाद, रेल, एयरपोर्ट, एयर इंडिया बिक्री करने के बाद, जैसे बैंक, बीमा, बीएसएनएल बिक्री करने के बाद, एक के बाद एक जैसे कोयल खरीद जैसे नदी झरना सब बिक्री कर रहे, और हर दिन हमारे हिंदू भाई बहन बेकार हो रहे। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में भी हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा किया जा रहा है, हजारों जैसे मकान दुकान चलाए गए हैं, लेकिन एक भी दंगाई पकड़ा नहीं किया। दंगाई पकड़ा जा रहा है, दंगाई के नाम पे पकड़ा जा रहा है। हमारा मदरसा का आने के टीचर जब वो आकर के धर्मशाला में आंदोलन करता है तो उसको वैसे पकड़ करके पुलिस अरेस्ट कर रही है। ये है ममता बनर्जी की सरकार। कौन किसको बेवकूफ बना रहा है तय करना है। मुद्दा है चुनाव का कि आपके बच्चों को तालीम मिलना चाहिए कि नहीं। मुद्दा है चुनाव का कि आपके किस शहर में और मगरबी बंगाल में कल कारखाना होना चाहिए कि नहीं। मुद्दा है चुनाव का कि 5.5 जो वैकेंसी खाली पड़ा है उसमें जो हमारे भाई बहनों को काम मिलना चाहिए कि नहीं। अब तय आप कीजिएगा। एक तरफ जैसे एक क्षेत्र से जैसे अंडाली से खड़े हैं आपके जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इकबाल आलम साहब, दूसरे तरफ खड़े हैं जैसे डॉक्टर फौज हलीम जो जब महामारी आया तो हमारे देश का सांसद और विधानसभा बंद कर दिया गया। यहाँ तक के राज्य सरकार जो अपनी दफ्तरें बंद करने के बाद अस्पताल और जैसे स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया। हमारे जो मोहल्ले पारे में जो डॉक्टर बैठते थे वो डॉक्टरों का चैम्बर भी बंद कर दिया गया। लेकिन भाई एक डॉक्टर था कलकत्ता शहर के अंदर में जो आम दिनों में 20 से 25 आदमी को देख रहा था, वो उस टाइम में जब हमारी इस राज्य की सरकार जब अपने घर में और हमारे यहाँ के जो सुब्रतो मुखर्जी जो मंत्री है वो अपने घर में जब ताला लगा करके बैठ गए थे तो ये वाहिद डॉक्टर था कि अपना चैम्बर खोलता है 24 घंटे के लिए 3 और 24 घंटे और 24x7 कोई दिन छुट्टी नहीं था। वो खुद जैसे इलाज करते करते वो खुद जैसे कोरोना के जैसे पेशेंट हो गए थे, मौत के मुंह में चले गए थे। वो मौत के मुंह से
आपकी दुआ ने बचा करके लाया है। हमें उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के तालीम के लिए, अपने भाई बहनों के रोजगार के लिए आपने एक बार उनको मौत के मुंह से बचा करके लाया है। आने वाले दिन में आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें जिता करके लाइएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा, CPIM, कांग्रेस, ISF जिंदाबाद। दोस्तों अभी आपके सामने